तो बच्चों हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 7, गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स। तो कल हमने गुप्ता एज के बारे में पढ़ा था कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य, इन तीनों के बारे में हम पिछले चैप्टर में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे। शायद हमने कल चंद्रगुप्त 2 जो कि विक्रमादित्य थे उनके बारे में हमने पढ़ते हुए आधा टॉपिक छोड़ दिया था। तो वी विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम पेज नंबर 36। Fahim, a Chinese pilgrim in the time of Chandragupta II, praised administration and prosperity of Gupta Empire. अब फाहिम नाम से एक चाइनीज ट्रेवलर था। कौन था? एक चाइनीज ट्रेवलर था जिसका नाम था फाहिम। वो जब भारत में आया तो चंद्रगुप्त 2 का जो पीरियड था वो चल रहा था, यानी कि चंद्रगुप्त 2 का जो काल था, यानी कि एट दैट टाइम चंद्रगुप्त 2 वाज द किंग। उस समय उन्होंने देखा कि किस प्रकार से पूरा जो एरिया है वहां कैसे काम हो रहा है, किस प्रकार से लोग रहते हैं और लोगों का रहन सहन कैसा है, वो सब चीजों को उसने देखा और उसने बहुत ज्यादा उसकी तारीफ भी की अपनी किताब के अंदर। जब वो वापस गया ना तो वहां जाके उसने किताब लिखी, तो उसके अंदर उसने इसके बारे में लिखा। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, अब जैसे हम गुजरात में रहते हैं, सपोज हम केरला घूमने जाएं तो फिर वहां जाके हम देखेंगे ना वहां पर लोग कैसे रहते हैं, अमीर है कि गरीब है कि एवरेज है, कैसे लोग रहते हैं। हम देखेंगे कि वहां के लोग जो है रूल्स फॉलो करते हैं कि नहीं, वहां की पुलिस कैसी है, क्या वो लोगों को सपोर्ट करती है, तो सब चीजें हम लिखेंगे ना कि साफ सफाई है कि नहीं। वही चीजें जो है ये जो फाहिम थे जब भी भारत से वापस गए तो इन्होंने उसके बारे में डिटेल में लिखा और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोगों का रहन सहन था, मतलब जो लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी थी बहुत ज्यादा, यानी कि पैसे की देने की कोई तंगी नहीं थी, बहुत ही पैसे वाला देश था उस समय भारत। गुप्ता एम्पायर की बात की जा रही है। Though Chandragupta II was Vaishnav, he had great respect for other religions. His army chief Amarkardev was Buddhist and his state minister Varsen was a Shaiva. Many monasteries were there in the capital Patliputra. अब उस समय जो थे राजा चंद्रगुप्त 2 जो थे वो एक वैष्णव राजा थे, यानी कि विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्णव राजा थे। लेकिन बाकी रिलीजन्स को भी वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, सपोर्ट करते थे। इसका कैसे पता लगता है हमको कि वैसा करते थे? क्योंकि उस समय जो उनके आर्मी चीफ थे, आर्मी के जो कमांडर थे, उनका नाम था अमरकरदेव, और अमरकरदेव जो थे वो एक बुद्धिस्ट थे। एक्चुअल में वो खुद तो वैष्णव थे लेकिन उनके आर्मी के अंदर जो चीफ थे वो थे एक बुद्धिस्ट, और इवन उनके जो मिनिस्टर थे उनका नाम था वरसेन, और वरसेन जो थे वो एक शैव थे, यानी कि शिव जी की उपासना करते, यानी कि वो हर धर्म के, यानी कि हर तरह के आदमी की वो सपोर्ट करते थे, हर तरह के धर्म को वो बराबर का दर्जा देते थे। और उनके काल के अंदर बहुत सारी मोनेस्ट्रीज, मठ बोलते हैं ना जिसको, जहां पर साधु संत रहते हैं आके, वो भी बनाई गई थी, जो जिनको हम मोनेस्ट्रीज कहते हैं। पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी, वहां पर बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी बनाई गई थी। Because of cultural achievements achieved during his reign, the Gupta age could become the golden age. He was the patron of scholars and poets. The great Sanskrit poet and playwright Kalidas was his royal poet. धन्वंतरी was his royal वैद्य। अब उनके काल के अंदर कल्चरल अचीवमेंट्स जो थे वो भी बहुत ज्यादा चंद्रगुप्त ने किए थे। कल्चरल मतलब उन्होंने कला के वो बहुत बड़े प्रेमी थे, बोलो तो संस्कृति को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ऐसे में उनके वहां पर अगर हम देखें तो जितने भी कवि थे, लेखक थे, स्कॉलर्स, विद्वान जो थे, वाइज लोग होते ना, पढ़े लिखे लोग, वो बहुत सारे वहां पर थे और ये उनको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट और आदर सम्मान भी देते थे। इवन कालिदास का नाम आपने सुना ही होगा, सुना है ना कालिदास का नाम? कालिदास जो थे वो इनके राज्य के अंदर रॉयल पोइट थे, यानी कि शाही कवि होते हैं ना, वो थे। और इवन धन्वंतरी जो थे वो इनके रॉयल वैद्य थे। वैद्य मतलब डॉक्टर होते हैं, जैसे वैद्य जी बोलते हैं ना वैसे, तो उस समय इनके रॉयल वैद्य थे। जेम्स लाइक साइंटिस्ट वरामिहिर, वैताल भट्ट, राइटर ऑफ अमरकोश, अमर सिंह एटसेट्रा यूज्ड टू एडोर्न द कोर्ट। इनके कोर्ट के अंदर वरामिहिर, जब आप 10th में आ जाओगे तो आप इनके बारे में पढ़ोगे। वरामिहिर ये भारत के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। इसके साथ साथ वैताल भट्ट और अमरकोश, अमर सिंह जैसे राइटर्स भी इनके कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा सम्मान पाते थे, यानी कि ये सबको बड़ी इज्जत सम्मान देते थे। During his rule, sculpture and drawing developed. Many of art pavilion of Ajanta caves were made during his टाइम। इनके समय पे स्कल्पचर और ड्राइंग भी डेवलप, स्कल्पचर पता है ना, कलाकृतियां बनाई जाती, मूर्तियां बनाई, वो डेवलप हुआ।
अजंता की गुफाओं के बारे में सुना होगा आपने, केव्स ऑफ अजंता। अजंता की गुफाएं भी यहाँ पर बनाई गई इन्हीं के काल में। ही बिल्ट अ नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन द कैपिटल पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के अंदर उन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाई। महरौली का आयरन पिलर आपने नहीं सुना होगा, इसके बारे में सुना है, आयरन पिलर ऑफ महरौली। महरौली यानी कि दिल्ली के अंदर एक जगह है, महरौली कहा जाता है, वहां पर एक आयरन पिलर, एक लोहे का स्तंभ है, यानी कि लोहे का पिलर है। और पता है वो कितना पुराना है? लगभग कहा जाता है कि वो 1600 साल पुराना है। आज आपके पास गाड़ी होगी, घर पे कार है, बाइक होगी, कोई लोहे का और सामान होगा, आपने देखा होगा, अगर हम उसको 1 महीना ऊपर रख दे छत पे, तो 1 महीने के बाद तो वो रद्दी हो जाती है और यूज करने लायक नहीं बचती, सड़ जाती है, जंग से सड़ जाती है कि नहीं। लेकिन वो आयरन पिलर जो है महरौली में, वो ओपन में पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ मतलब गड़ा हुआ है जमीन में, ओपन में है, उसपे धूप बारिश मिट्टी सब गिरती है, लेकिन अभी तक उसको जंग नहीं लगा है। तो ये एक मेटलर्जी यानी कि मेटल्स की स्टडी का एक बहुत बड़ा नमूना है कि उसको अभी तक जंग नहीं लगा है। आज हम इतनी, हाँ ये देखो पिक्चर के अंदर, ये 7th स्टैंडर्ड की बुक के अंदर दिया है, दिस इज आयरन पिलर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आयरन पिलर ऑफ महरौली, और इसको अभी तक जंग नहीं लगा है। He made उज्जैन his another capital besides पाटलिपुत्र। इनकी कैपिटल वैसे पाटलिपुत्र थी, लेकिन इन्होंने उज्जैन को भी अपनी कैपिटल बना लिया। He divided the state into different administrative units for running streamlined administration। इन्होंने अपने राज्य को अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया ताकि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो प्रॉपर्ली हो सके, यानी कि ये आसानी से देश को, राज्य को चला सके, स्मूथली चला सके, इसलिए उसको पार्ट्स में बांट लिया। In the year 414 the emperor चंद्रगुप्त विक्रमादित्य died। 414 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई, ही died। इसके बाद एंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इनकी मृत्यु के बाद गुप्ता डायनेस्टी जो थी उसका खात्मा शुरू हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त II his majestic son कुमारगुप्त I came to throne। during his time some famous caves of नालंदा and some caves of अजंता were created। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका बेटा जो था उसका नाम था कुमारगुप्त, वो गद्दी पर बैठे। उन्होंने नालंदा की कुछ फेमस गुफाएं और अजंता की कुछ गुफाएं बनवाई मतलब। कुमारगुप्त वन के बाद उनके बेटे जो थे, जिनका नाम था स्कंदगुप्त, बहुत ही बहादुर थे, वो गद्दी पे बैठे। The weak rulers of post Skandagupta time could not withstand the onslaught attacks of obsessive and powerful Hunas and Gupta Empire disintegrated। अब जब स्कंदगुप्त गद्दी पे बैठे तब तक गुप्ता डायनेस्टी अच्छे से चल रही थी, लेकिन उनके बाद जो उनके बेटे या उनके बेटों के बेटे, आगे के जो रूलर्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसीलिए वो दूसरे राजाओं के, जैसे कि हुनाज थे, उनके आक्रमणों से ये लड़ नहीं पाए। इनकी जैसे ये दूसरों के राज्यों को जीत रहे थे, वैसे दूसरे भी तो इनके राज्यों को जीतने की कोशिश करते थे, तो इस प्रकार से इनका जो राज्य था वो आगे बढ़ना बंद हो गया, यानी कि इनका खात्मा हो गया डायनेस्टी का। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, इन्होंने भी कुछ डायनेस्टीज का खात्मा कर दिया था। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एज। अब गुप्ता एज में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि किस प्रकार से राज्य को चलाया जाता है, जैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। We get information about administration during Gupta age from records, Smritis and Puranas। Accordingly, the governing body was divided into 3 sections: central, provincial and local। अब उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके बारे में हमको कुछ रिकॉर्ड से पता लगता है, कुछ पुराणास के अंदर और कुछ स्मृतिस के अंदर लिखा गया। ये अलग अलग तरह के लेखन कार्य है जिसके अंदर हमें उनके काल के बारे में पता लगता है। तो यहाँ पर पता लगता है हमको कि इनके राज्य को 3 पार्ट में बांटा गया था। पहला पार्ट था सेंट्रल पार्ट, जैसे हमारे इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार बोलते हैं। दूसरा फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल मतलब राज्य सरकार बोलते हैं जिसको, प्रोविंस होता है। तीसरा था लोकल गवर्नमेंट, लोकल मतलब जैसे हम भी जानते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा। तो वैसे ही इनके भी राज्य को अलग अलग पार्ट में बांटा गया था। Emperor was at the center of Gupta administration। He adopted titles like महाराजाधिराज, परम भगवत एक्सेट्रा। अब जो मेन राजा होता था वही मेन सेंट्रल पावर होता था। सारी पावर जो सेंट्रल पावर होती थी किसके हाथ में होती थी? राजा के हाथ में थी, चंद्रगुप्त II के हाथ में, यानी कि जो भी राजा होता था उनके राज्य का उसके हाथ में होती थी। उनको कुछ टाइटल्स दिए जाते थे, महाराजाधिराज या फिर परम भागवत, ऐसे टाइटल उनको दिए जाते थे जो कि बताते थे कि राजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कोई नहीं है। Usually prince was appointed as the head of the province। कुमारमत्या and commissioner played a major role in the province। अब एक्चुअल में होता था प्रिंस जो होता था उस प्रोविंस का हेड चुना जाता है। प्रिंस मतलब राजकुमार, राजकुमार को उस एरिया का
हेड माना जाता था, अपॉइंट किया जाता था, जिसको नाम दिया गया है यहाँ पर कुमारमत्या। और उसके नीचे होता था एक कमिश्नर। क्या होता था? कमिश्नर होता था। ये दोनों ही अपने राज्य को चलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। द प्रोविंस वॉज कॉल्ड भुक्ति। प्रोविंस राज्य को, स्टेट को क्या बोला जाता था उस समय? भुक्ति। जिसका हेड जो होता था रीजनल, उस रीजन का एक बंदे को हेड बना दिया जाता था। द प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। ये प्रोविंस जो होता है, जैसे आज हमारी स्टेट होती है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे ही उस समय प्रोविंस होते थे और उनके भी डिस्ट्रिक्ट होते थे, बस नाम में फर्क होता था, जिसका नाम था विषय। क्या कहा जाता था? विषय। यानी कि पहले हम स्टेट्स को, आज हम स्टेट को बोलते हैं राज्य या स्टेट, लेकिन तब बोलते थे भुक्ति। अब हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, उस समय बोलते थे विषय। A committee was formed at the village level, which included elders, village heads, and important adult citizens. उस समय विलेज लेवल, गांव के अंदर एक कमेटी बनाई जाती थी, जिसके अंदर गांव के बड़े बुजुर्ग, हेड जो होते थे, सरपंच वगैरह, और इंपॉर्टेंट सिटीजन्स, अडल्ट सिटीजन, बड़े बड़े जो होते हैं ना अडल्ट्स, उनको भी शामिल किया जाता था, ताकि वो उस गांव की भलाई के लिए काम कर सके। इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एज। अब गुप्ता एज में पैसे, यानी इकोनॉमी कैसे चलती थी, पैसे वैसे किस प्रकार से आते थे राज्य के पास, एक्सेट्रा, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इन इकोनॉमिक टर्म्स गुप्ता एज वाज अ गोल्डन पीरियड। इसको क्या माना जाता है? गोल्डन पीरियड माना जाता है। फार्मिंग, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड भी डेवलप था। फार्मिंग, खेतीबाड़ी ज्यादा होती थी। इंटरनल ट्रेड यानी कि राज्य के अंदर ट्रेड होता था, और फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशों से भी ट्रेड किया। कल हमने पढ़ा ना कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, और फिर विदेशों में इन्होंने क्या करना शुरू किया था? व्यापार करना शुरू किया था। स्पेशल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड एनुअल, 3 ईयर और 5 ईयर फार्मिंग। स्पेशल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की जाती, जिसमें एनुअल फार्मिंग होती थी, 3 ईयर फार्मिंग होती थी, एंड इवन 5 ईयर फार्मिंग भी होती थी। wheat, rice in North India, sugarcane in Gandhar, grapes and केसर in कश्मीर, कोकोनट इन कमरूप वर ग्रोन। तो इन जगहों पर ये अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती थी। डिपेंड करता था वहां जमीन कैसी है, वहां मौसम कैसा है, उसके हिसाब से। राइस जो था वो ज्यादातर बंगाल में उगाया जाता था, कॉटन गुजरात में और सिंध में, और सिल्क जो था वो बंगाल में प्रोड्यूस किया जाता था। तो ये चीजें बहुत ज्यादा वहां पर उगाई जाती थी, बनाई जाती थी। ट्रेड ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, यानी कि मसालों का, मसाले वगैरह होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता था। कॉटन का ट्रेड भी साउथ इंडिया के साथ किया जाता है, दक्षिण भारत का कॉटन का ट्रेड भी किया जाता है, व्यापार किया जाता है कॉटन का। कॉटन जानते हैं ना, रुई। किंग यूज्ड टू टैक्स 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन लैंड वाज डोनेटेड टू ब्राह्मण्स एंड टेंपल्स। राजा जो था वो टोटल प्रोडक्शन, सपोज कि तुम्हारे खेत के अंदर जितनी भी फसल हुई है उसका 1/6 पार्ट राजा टैक्स के रूप में लेगा। कितना पार्ट लेगा वो? 1/6। ब्राह्मण्स को और टेंपल, मंदिरों को और ब्राह्मणों को लैंड डोनेट करते थे राजा। डोनेट मतलब दान देते थे। इंटरनेशनल ट्रेड वाज द एपिटोम ऑफ गुप्ता एज। इंटरनेशनल ट्रेड जो था उस समय बहुत ज्यादा प्रख्यात था, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके समय पे इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही ज्यादा प्रख्यात था। कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। हमारे यहाँ से कॉटन, स्पाइसेस और ये सब चीजें जो है ना, सिल्क वगैरह, यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जाता था। समझ रहे हो? यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था। वाइल कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स एंड टिम्बर वर एक्सपोर्टेड टू ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंटरनल पोर्ट्स लाइक खंबात, भरूच, सोपारा एंड ताम्रलिप्ति। गोल्ड, सिल्वर एंड अदर आइटम्स वर इंपोर्टेड। अब बहुत सारी चीजें जैसे कॉटन, सिल्क जो मैंने भी नाम लिया, ये हम ईस्ट और वेस्ट वर्ल्ड में, यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हम ट्रांसपोर्ट करते थे थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। कहां से? हमारे पास पोर्ट्स थी, खंबात, भरूच, सोपारा, ताम्रलिप्ति, ऐसी जगह। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर और कुछ और इंपॉर्टेंट आइटमें हम बाहर से मंगवाते थे। क्या करते थे? बाहर से मंगवाते